छोटी पार्टियों की भूमिका इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या होगी, आज इस सेशन में खास तौर पर हम ये बात करने वाले हैं। और इसीलिए हमने टाइटल दिया जिधर सत्ता उधर बेल, छोटी पार्टियां बड़ा खेल। तो छोटी पार्टियां क्या इस बार बड़ा खेल करने वाली हैं? क्योंकि छोटी पार्टियों में वो मादा है कि वो किसी बड़ी पार्टी का नुकसान भी करा सकती हैं और किसी बड़ी पार्टी का फायदा भी करा सकती हैं। और जब हम इन छोटी पार्टियों का जिक्र करते हैं तो कई अहम पार्टियां हमारे जहन में आती हैं। कईयों ने अपने रास्ते क्या होंगे ये सामने रख दिया है, बता दिया है। और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने अपने पत्ते अभी खोले नहीं हैं। और ऐसी ही एक पार्टी है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी। उसके अध्यक्ष इस वक्त ओम प्रकाश राजभर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजभर जी आपका TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। आए प्लीज। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, सबसे पहला सवाल राजभर जी आपसे यही है कि इस वक्त माइक ले लें आप, छोटी पार्टियों का क्या रुख होगा? जब हम ये सवाल जहन में आता है तो देखिए अपना दल है, उनकी कुछ नाराजगियां थीं और उसको ख़त्म कर लिया गया। अब वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। निषाद पार्टी का जिक्र जहन में आता है और निषाद पार्टी का भी गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आपकी जो पार्टी है उसने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। तो आप किधर हैं? आपके बगल में हैं। मेरे बगल में तो आप हैं, लेकिन किस सियासी दल के बगल में हैं ये बता दें। हमारा एक मोर्चा है भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 10 दल के लोग हैं। प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, राजकुमार सैनी, ये हम 10 लोग मिल करके एक मोर्चा बनाए हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे को हम लोग ताकत में बना रहे हैं। जी, तो ये बताइए कि हाल ही में शिवपाल यादव से आपकी मुलाकात हुई। शिवपाल यादव ने ये कहा कि भाई अखिलेश यादव जो हैं वो 11 अक्टूबर तक अपना रुख साफ कर दें कि हमें साथ लेंगे या नहीं लेंगे, वरना मैं 12 अक्टूबर से फिर रैलियां मोर्चा निकालना शुरू कर दूंगा। उसके अगले दिन आप लोगों की उनसे मुलाकात होती है। तो शिवपाल यादव के साथ हैं क्या आप? देखिए, हमारा प्रयास, जो अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक साथ मिला करके चुनाव लड़ने की तैयारी में मैं शिवपाल जी से दर्जन भर मिल चुका हूं, ये पहली बार नहीं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद से भी कई बार मिल चुका हूं। हमारी कोशिश हो रही है कि जो अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं ये सब लोग मिल करके चुनाव एक साथ लड़े, प्रयास हमारा है। अब उसमें कहाँ तक सफलता हमको मिलती है समय बताएगा। ये देखिए 2017 के चुनाव हुए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम बने। आप उनके साथ कैबिनेट में थे, कैबिनेट मंत्री थे। बाद में आपने अपनी राहें जुदा कर लीं। लेकिन आज निषाद पार्टी के साथ आने के बाद बीजेपी को ये लग रहा है कि ओपी राजभर गए तो कोई बात नहीं, निषाद पार्टी हमारे साथ आ गई। जो डेंट आप बीजेपी को दे सकते थे उसकी भरपाई निषाद पार्टी ने कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हवा संजय निषाद जी निकाल करके गए हैं। गए जरूर हैं, लेकिन जो जनता के बीच में, अपने मतदाता के बीच में आरक्षण की बात करके गए कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल कर दी, नहीं करेंगे तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था संजय जी ने अपने समाज को। अब वहाँ जाके क्या कहेंगे कि हम तो MLC बन गए, समाज जाए भाड़ में। यही ना निकला। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैं खुले मन से आपके मन से कह रहा हूँ, ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। 2019 का चुनाव बीता, अनुप्रिया पटेल जी को 2 साल नाराज किया। जब चुनाव आ गया तो उनको भी मंत्री बना लिया, लेकिन समाज तो नाराज है। वही हाल संजय निषाद जी को तो आपने MLC बना दिया, 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करानी पड़ेगी ना संजय जी को, भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो खत्म हो जाएंगे।
तो संजय निषाद जी का समाज भी जान गया है कि हमको आरक्षण मिलने वाला नहीं है। वो समाज बहुत अच्छी तरह जागरूक अब हो चुका है, अब उसको बहकाने वाला कोई नहीं है। आपने अभी जिक्र किया AIMIM का भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कई मुलाकातों में आपके साथ रहे और हालिया जो शिवपाल जी से मुलाकात हुई उसमें भी वो आपके साथ थे। लेकिन ये जो रुख आपका क्लियर नहीं है ना, आप असदुद्दीन ओवैसी से भी मिल रहे हैं, आप बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी मुलाकात करते हैं, अखिलेश यादव से भी आपकी बातचीत चल रही है। तो आप जो पिछड़ा वोट बैंक है वो तो ये जानना चाहता है ना, जिसमें आप अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं, वो ये जानना चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर हैं किधर। पहले वो तो अपनी लाइन साफ करें ताकि वो अपना मन बनाए। तो आज इस मंच से क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी लाइन साफ करना चाहेंगे कि वो हैं किधर? कि दो सवाल आपके हैं। पहला सवाल स्वतंत्र देव पटेल जी से मिला। जब वो मुलायम सिंह जी से मिलते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं तो बड़ी चर्चा होती है देश की सियासत में, क्योंकि आप पुराने साथी हैं उनके। नहीं, हम चूँकि देखिए मिनिस्टर थे तो वो भी परिवहन मंत्री थे, संबंध था। और एक बार नहीं, कम से कम उनसे हम 8 बार जब से हटा हूँ 8 बार मिल चुका हूँ। तो मिलने जुलने का क्रम हमारा होता रहता है। मैं तो मिलने के लिए आपके ब्रजेश पाठक जी से मिलता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलता हूँ, केशव मौर्य से मिलता हूँ, बीजेपी के जितने मिनिस्टर हमारे साथ के हैं सबसे मिलता हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि AIMIM जो है वो आपके इस स्टैंड से और इस मुलाकात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो आने वाले वक्त में गठबंधन बनने वाला है ये उसके साथ एक तरह की गद्दारी है। स्वतंत्र देव सिंह से मिलते हैं वो फिर राजभर, लेकिन हमें भरोसे में नहीं लिया जाता। तो ये तो गठबंधन अभी बना नहीं और दरार पहले पड़ने लगी। नहीं, आपने देखा होगा कि दिल्ली की पार्लियामेंट में से जब ओवैसी जी मिलते हैं तो बीजेपी के नेताओं से भी हाथ मिलाते हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है, नेता नेता होता है, एक वहाँ मिलते हैं, नीचे के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बेचारे नासमझ की तरह काम करते हैं तो वो लड़ते हैं। एक ही टेबल पर मैंने देखा हूँ मायावती जी को खाना खाते, मुलायम सिंह जी को खाते, सोनिया जी को, सबको एक मंच पे देखा, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं तब क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और दूसरा आपका सवाल है कि अगला स्टैंड आपका क्या है, तो 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। तो 27 अक्टूबर को हमने मऊ के हल्दरपुर में एक महापंचायत रखी है, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी और भागीदारी की महापंचायत, कि हम आपके हिस्सेदारी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, और उसको कब लागू करेंगे, कराया जाए, कैसे उस पर न्याय सबको मिले, तो उसको लेकर के हम 27 तारीख को लोगों से राय मशविरा लेंगे और 27 तारीख को एक पर्दे पे लिखवा रहे हैं, उसी दिन खुलासा होगा। नजदीकी किससे ज्यादा? और क्या ये बिल्कुल हम तय माने कि अब बीजेपी के साथ आपका जुड़ाव नहीं होगा? क्योंकि आपने हाल ही में एक चुनावी सभा के दौरान कहा भी कि चाहे डिप्टी सीएम बना दो या सीएम बना दो, बीजेपी के साथ तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और योगी आदित्यनाथ को मैं किसी भी तरह मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। तो जिनके साथ थे आप कैबिनेट में, बाद में आपकी राहें जुदा हुई। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने आपके साथ कि आज आप कसम खाते हुए नजर आते हैं हर चुनावी सभा में कि कुछ भी हो जाए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? 200 मीटर सड़क, मैं अपने घर की खुद की सड़क, अपने बेटे की शादी साल भर बात थी, साल भर पहले मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया, डिप्टी सीएम को चिट्ठी दिया, डीएम को चिट्ठी दिया, और अंत में जिस दिन शादी थी उसके एक दिन पहले मुझे फावड़ा उठा के सड़क बनानी पड़ी। दूसरा कि मेरे एक समधी हैं और उनके प्रमोशन को लेकर के मैं 2 साल लड़ता रहा कि रिश्तेदार होता है, जब कोई मिनिस्टर बन जाता है तो रिश्तेदार सोचता है कि हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है, चलो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उस काम को ना तो योगी जी ने सुना, ना पूरी भाजपा ने सुना। इनके काम गिना दूं, हमारा देखिए सबसे बड़ा काम सामाजिक न्याय समिति का था, कि सामाजिक न्याय समिति की जो राजनाथ जी ने रिपोर्ट तैयार की थी,
रिपोर्ट आई तो सरकार चली गई, बीच में रद्दी की टोकरी में था। तो हमारी कोशिश थी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। तो 2 बार पंचायत हुई लखनऊ में, माननीय अमित शाह जी आए, मुख्यमंत्री जी से हमारी पंचायत हुई पहली बार। तो कहा कि समय दे दो, 1 महीने का समय दिया। तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, सदन के अंदर विधानसभा में। तो हमको भी उम्मीद जगी। फिर उसके बाद हम उनसे कहने लगे तो कहा देखिए ये हमारा मामला आपका नहीं है, आप दिल्ली जाओ, वहीं कहा कि नहीं लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू हो जाएगा। फिर रिपोर्ट तैयार हो गई। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। रिपोर्ट तैयार हो गई। फिर मैं दबाव बनाने लगा ये लागू हो। तो योगी जी ने कहा कि नहीं इसको हम नहीं लागू करेंगे। वहाँ भी दिल्ली में गया, वहाँ भी हुआ कि नहीं लागू करेंगे। जब कहा कि नहीं लागू करेंगे तो हम कहे भैया इस्तीफा लो, अब ओम प्रकाश राजभर जा रहा, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जब समाज को कुछ दिला ही नहीं पाएंगे, हम 19 एप्लीकेशन दिए डीएम को खाली सरकारी चक्रोट न पवाने के लिए। मुख्यमंत्री का निर्देश था कि थाने पर डीएम को, एसपी को कि ओम प्रकाश राजभर का बात कहीं न सुनी जाए। मिनिस्टर होते हुए थाने पर दरोगा न सुने। तो ये मिनिस्टर होते हुए नजरअंदाज सिर्फ आपको किया जा रहा था या आपके बाकी साथियों का भी यही हाल? सब विधायक से लेके मंत्री तक, चूंकि जो उनके दल में हैं, अब चूंकि बोल नहीं सकते। आपने देखा कि जब एक विधायक विधानसभा के अंदर जब वो अपनी बात कहने के लिए 6 बार खड़ा हुआ, 6 बार बैठाया गया, 7वीं बार मैं खड़ा हो गया, खबरदार विधायक का सवाल है, पार्टी का नहीं, इनकी बात सुना जाए। थाने में मारा जा रहा था उसका बाप विधायक का, वो गया विधायक तो उसको बैठा लिया गया। उसके बाद बवाल हुआ। फिर मैंने कहा चलो धरना पर, 200 विधायक, सरकार के 200 विधायक धरने पर बैठ गए। इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं? सभी विधायक, सांसद, बता तो रहा हूं 150 से ज्यादा विधायक हमसे संपर्क में हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस सरकार को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक आपकी पार्टी के संपर्क में हैं? 27 तारीख को देखिएगा। 27 के बाद क्या होने वाला है? 27 के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाएगी पार्टी छोड़ने के लिए, और वो सब के सब आएंगे ओम प्रकाश राजभर के साथ। और ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाएंगे? 27 को बताएंगे। मुझे ये बताइए कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों और दागियों के लिए आपके दिल में इतना प्यार क्यों उमड़ आया है आजकल? जब भारतीय जनता पार्टी के दिल में ब्रिजेश सिंह के प्रति प्यार है, दया है, साधु दिखते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के दिल में अगर मुख्तार और अतीक साधु दिखते हैं तो काबूरा है। लेकिन दागियों को साथ लेने की ऐसी मजबूरी क्या है? जब देखिए, मुझे ये बीएसपी चीफ मायावती जो हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मुख्तार अंसारी को इस बार टिकट नहीं दूंगी और किसी बाहुबली को टिकट नहीं दूंगी, किसी दागी को टिकट नहीं दूंगी। तो देर सही लेकिन दुरुस्त आए, कम से कम स्टैंड तो लिया। तो आप लोगों को ऐसे दागी, ऐसे बाहुबली जिनसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां किनारा कर रही हैं, उनसे इतनी हमदर्दी क्यों? दिल्ली की पार्लियामेंट में आधा से ज्यादा सांसद दागी हैं दिल्ली में, उनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। लेकिन अगर उसी कैटेगरी के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ आवे, ओवैसी या भागीदारी संकल्प मोर्चा में आवे, तो उंगली उठने लगती है। तो ओम प्रकाश राजभर फिर राजनीति में सुधार की मंशा नहीं रखते ना? पंचायत चुनाव की बात मैं बताऊं, इतनी बारीकी से माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चेयरमैन जौनपुर में बनाया। सीट मिली अपना दल को समझा के बैक करा दिया गया और उनकी पत्नी को जिला पंचायत बना दिया गया। क्यों? ये किसी को नहीं दिखाई देता है। खाली ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी 5 बार वो एमएलए चुन के आ रहा है। अगर वो जनता का प्यार उसको नहीं मिलता, जनता से उसका लगाव नहीं होता, तो 5 बार कैसे चुन के आता? ये लोग कहते हैं ना, खाली वो चूंकि इस नाते उंगली उठ रही है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान, इस नाते लोग उंगली उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि ये अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये बाहुबली मुसलमान है इसलिए उन्हें परेशान कर रही है योगी सरकार? आपको ऐसा लगता है? क्या योगी जी माफियाओं की सूची जारी करेंगे? और सूची जारी करें, मैं दावे के साथ कहता हूं, उनके सूची में दूसरे नंबर या पहले नंबर का जो आएगा, क्या उनके यहां बुलडोजर चलेगा? क्या उनकी संपत्ति जब्त करेंगे? है हिम्मत इनकी? हम तो चुनौती देते हैं, है हिम्मत? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम अपराधियों की नहीं, संपत्तियों बिल्कुल पर बुलडोजर चले। यही होता है। देखिए, इस सरकार में मैंने देखा
जब ब्रिजेश मिश्रा पकड़े जाते हैं तो वज्रवाहन में बैठा के जाते हैं, धनंजय सिंह पे पकड़े जाते हैं तो सीओ की गाड़ी में आके बैठा के जाते हैं। क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? दोनों अगर अपराधी हैं, एक अपराधी को वज्रवाहन में ले जाओगे और एक के सीओ के गाड़ी में, ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा भेदभाव क्यों? आप यहाँ जो है, आप उठा के देखिए, लखनऊ में पंडित जी मारे जाते हैं तो योगी जी 30 लाख रुपया देते हैं, नौकरी देते हैं, आवास देते हैं, है ना? अभी कानपुर में गुप्ता मारा जाता है तो 10 लाख देते हैं। क्यों देते हो भाई? पाल मारा गया वहां जो है, उसको क्या दिया आपने? ये भेदभाव क्यों करते हो? हम कहते हैं इंसान है तो इंसान की जान की कीमत एक है। आप भेदभाव क्यों करते हो? ब्राह्मण को 30,000, ठाकुर को 25,000, अहिर को 5,000, भर को 5,000, चमार को 5 लाख, ऐसा क्यों? इस तरह की बात क्यों करते हो? हम इसके खिलाफ हैं। आप एक राजा हो ना, आप मालिक हो, अन्याय क्यों करते हो? इसके खिलाफ हम हैं कि अगर उधर 30 तो इधर भी 30, उधर अगर आवास तो इधर भी आवास, उधर नौकरी तो इधर भी नौकरी। ऐसा भेदभाव क्यों? अभी आप देखिए, अगर कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति माइनॉरिटी का होता तो आज अब तक गिरफ्तार हो गया होता। और सरकार 4 दिन की टाइम मांग रही है, 4 दिन में करेंगे। क्यों? मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस नाते 4 दिन का टाइम लगेगा। अभी होगा कि नहीं होगा? आप लखीमपुर खीरी में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसका जिक्र कर रहे हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? और क्या आपको ये लगता है कि जिस तरह ऐन चुनावों से ठीक पहले ये इतनी बड़ी घटना सामने आई है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, और डेफिनेटली ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, आपको लगता है कि इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? बीजेपी को इसका नुकसान होगा, विरोधी दलों को फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, दुखद घटना है, हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे जरा देखिए, परिदृश्य लिखा जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बयान दिया कुछ दिन पहले, जो भड़काऊ बयान दिया, क्या सरकार ने उसको संज्ञान में लिया? अगर कहीं वही ओम प्रकाश राजभर बोले होते तो मुकदमा लिख के जेल में कर दिया होता। उनके बयान के बाद जिस तरह का बयान उन्होंने, मैंने देखा, अभी मोबाइल में सुना दूंगा आपको, आपने देखा होगा। उस बयान को जब उनका बेटा सुनेगा वो तो और उत्तेजित होगा, उसका खून तो और गर्म होगा। और वहां जिस तरह की घटना, अगर किसान आज तो 11 महीने से आंदोलन कर रहा है किसान, कहीं इस तरह की घटना नहीं हुई, क्यों हो गई? कानून गाड़ी क्यों चढ़ाई आपने किसान के ऊपर? चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, क्यों गाड़ी चढ़ाई? बीजेपी का ये कहना है कि उनके भी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, और जो शख्स यानी ड्राइवर जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसकी भी हत्या की गई है। तो जवाब तो उधर से भी पूछे जाने चाहिए। नहीं, पूछे जाने चाहिए, लेकिन पहले कौन किया? देखिए, इस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी बढ़ के काम कर रही है, अंग्रेजों से भी बढ़ के। आपने देखा कि अभी गोरखपुर का मामला, जिस तरह के एसपी के बयान को मैं सुनता हूं, लेकिन वो नहीं हटेंगे, चूंकि उनके रिश्तेदार मिनिस्टर हैं, वो नहीं हटेंगे, ठीक है? इस नाते वो भी मिनिस्टर हैं, हमको भरोसा नहीं है सरकार पे। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच करावे, तब होगा न्याय, नहीं तो न्याय उस किसान को नहीं मिलने वाला है। ये फिर एफआईआर में एफआर लगा देंगे। ये ऐसे लोग हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में प्रदेश की जनता से अपना विश्वास खो दिया है। इस नाते महंगाई आसमान छू दिया। कल तक यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कचहरी में बैठ करके बड़ा नारा लगाते थे, पियाजी का माला, गैस सिलेंडर रख के नारा लगाते थे, बाजा बजाते थे, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। 400 से गैस सिलेंडर गया 900, 50 रुपए का सरसों का तेल चला गया 200 पार, 55 रुपए की अरहर की दाल चली गई जो है आपके 125 के पार, 60 रुपया का पेट्रोल चला गया 100 के पार, और डीजल जो 55 रुपया था आज 100 के पास पहुंचने वाला है। ये महंगाई पे इनके चर्चा मत करिए। बीजेपी के आपके मंच पे कोई बीजेपी का नेता आवे, आप उससे जरा सवाल करिए महंगाई पर, तो कहता है उत्तर प्रदेश में या देश में महंगाई नहीं है। घबराओ नहीं, 2022 में महंगाई दिखेगी। जनता सोच लिया है, सत्ता से बेदखल करके दिखाएगी। जो आपने जिक्र किया घटना की, एक घटना हुई थी, सरकारें चली गई थी, ये घटना बीजेपी की विदाई का घटना है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि अगर बीजेपी के विजय रथ को कोई रोक सकता है यूपी में तो वो अखिलेश यादव हैं।
आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, सच्चाई आपको बता दूं, आज की तारीख में बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। सच्चाई में कह रहा हूं, चाहे जो जितना तोप बना ले, और बीजेपी को नेस्तनाबूद करेगा उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ये करेगी। ये भरोसा है आपको? हमको नहीं भरोसा, देख रहे हैं। तो इस भरोसे को आप आने वाले वक्त में और मजबूत करेंगे? नहीं, हम 27 तारीख को बताएंगे। क्योंकि खास तौर पर पिछड़ा समाज जो है वो ये सुनना चाहता है, जानना चाहता है आपसे कि आप अपना रुख साफ करें तो थोड़ी क्लैरिटी हो। नहीं, हमारा रुख देखिए साफ है। हम शुद्ध रूप से, हमारी जो लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, 884 थानों पर पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती 52% पे। लेकिन योगी सरकार क्या कर रही है? सबका साथ सबका विकास। शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का कहां गया हिस्सा? उसके बाद आइए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन लूट लिया योगी जी ने। अभी बादा में भर्ती होती है 13-11 ठाकुर की नियुक्ति हो जाती है। वो करते हैं तो जातिवाद नहीं है, हम बोलते हैं तो जातिवाद दिखता है। हमारी साफ साफ बात है कि हिस्सेदारी के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ता है। हमारे भी क्या वजह है? आज उठा के देखिए, खंगार है, बहेलिया है, बंजारा है, आरक है, प्रजापति है, पाल है, नाई है, गोंड है, मुसहर है, धोबी है, धरिकार है, बहेलिया, अहिरवार है, बरार है, आपका भंगी है। इसको हिस्सेदारी कौन देगा? इसको क्यों नहीं आगे ले आते हो? आज बिंद खोज डालिए पूरे प्रदेश में, बिंद की क्या हालत है, बड़ी बदतर स्थिति है। और ये हिया चिल्लाते हैं लोग ना, धरातल पे चलें तब समझ में आएगा। ओम प्रकाश राजभर लखनऊ कम रहते हैं, हम गंगा में रहते हैं जहां वोट मिलता है। इस नाते हम आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत करवट ले लिया है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब बात करूं तो वो ये कहते हैं कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में जो शासन दिया है और खास तौर पर हिंदुत्व का जिस तरह से परचम लहराया, उसके आगे सारे जो मुद्दे आप गिना रहे हैं ये गौड़ हो जाते हैं। और हिंदू वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होकर इस बार वोट करने वाला है, ये उनका मानना होता है। हिंदू में 2 जाति है, एक बड़ा हिंदू, एक छोटा हिंदू, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। बड़ा भाई छोटे भाई का हिस्सा क्यों खा रहा है? प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, ये भी हिंदू है। आहिर, गडेरी, कुंबी, कोईरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटिक, पासी, केवट, बिंद, मला, ये भी हिंदू है। फिर इसके साथ अन्याय क्यों? बड़ा भाई क्यों हिंदू के साथ अन्याय करता है? बड़ा हिंदू छोटा हिंदू के साथ अन्याय क्यों? इसके थाने में पोस्टिंग क्यों नहीं? इसके सिपाही क्यों नहीं? इसके बाबू क्यों नहीं? एसडीएम क्यों नहीं? 75 साल की आजादी में इसको हिस्सा क्यों नहीं? हिंदू की बात करने वाले लोग हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? खाली हिंदू की राजनीति। ये हिंदू एक राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाए हैं। चले द्वापारी, समझाएगा वो हिंदू, खोज रहा इन लोगों को कि सत्ता पाने के बाद जो वादा करके गए हो उसमें से क्या किया। 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने किया, अभी तक नहीं आया। खाता खुलवा लिया उत्तर प्रदेश में, 7,29,00,000 खाता खुला। जो खातेदार बैंक पे गया पासबुक लेने, 500 रुपया लगा। 364,50,00,000 रुपया मोदी जी खाता खुलवा के खाली लूट लिए गरीबों का, किसी को पता नहीं लगने दिया भाजपा ने। इसी तरह इनका आंकड़ा उठा के देखिए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किया, 4 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया। नोटबंदी करके मोदी जी ने कहा कि 3 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया। उस कंपनी में काम कौन करता था? यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, वंचित लोग काम करते थे। अगर कंपनी में लाइसेंस नहीं था, उसका कागज गड़बड़ था, तो आप सही करा देते तो कम से कम ये जो बेरोजगारी तो नहीं फैलती। इन्होंने जीएसटी का एक देश एक टैक्स होगा, हम लोगों ने मान लिया। पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? अडानी और अंबानी का कारोबार है, सुनाते नहीं ना। पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। जीएसटी आने के बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया कि 6 लाख कंपनी बंद हो गई। कौन काम करता था उस कंपनी में? यही वंचित समाज के लोग काम करते थे, गरीब कमजोर लोग काम करते थे। कंपनी बंद करके आपने रोजगार छीन लिया और कहते हम रोजगार देते हैं। सबसे बड़ा हम तो कहते हैं, मोदी जी बोलते थे कि मैं चाय बेचता था, मैं भी सोचता था कि सच्चों में बेचते थे, और वास्तव में सच कर दिया कि चाय बेचते बेचते पूरा देश बेच दिया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। सबसे बड़ा रेलवे, जहां चाय बेच करके जीवन यापन करते थे बेचारे, उसी को बेच दिया। ठीक है, ये मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर साथ हैं।
आपका ये मानना है कि अगर बीजेपी के विजय रथ को कोई रोक सकता है तो वो अखिलेश यादव हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार हैं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे साथ हैं, वादा हमसे किए हैं, जहां चलेंगे वहां चलेंगे बीजेपी को छोड़कर। एआईएमआईएम ने आपसे वादा किया है कि वो अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए तैयार है। उन्होंने वादा किया है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बीजेपी को छोड़कर आप कांग्रेस के साथ करो, बसपा के साथ करो, सपा के साथ करो, हम आपके साथ हैं। बीजेपी के साथ जाओगे भैया तो हम नहीं जाएंगे। हमने भी उनसे कहा है कि हम बीजेपी के यहाँ नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी डूबती हुई नैया है, जेके मरा के होते वही पे जाए। हम बता दिए हैं उनसे, हमारा बहुत साफ क्लियर कट है। और चंद्रशेखर आजाद रावण भी तैयार हैं इसके लिए। हम तो साथ में उनको तो लेने के लिए तैयार हैं। यानी आप, एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद रावण, ये अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने वाले हैं, ये तय हो गया है। नहीं, देखिए अब इसका खुलासा 27 तारीख को होगा कि क्या होने वाला है। अब 2-3 दिन में हम आ गए हैं लखनऊ, कल के आए हैं, तो आज तो सवेरे पुलिस वाले घेर लिए, रात को 11 बजे कम से कम 100 लोग लग गए निकलने में। तो दुर्भाग्य के मोटरसाइकिल से हम यहाँ तक आ गए। गाड़ी निकाले तो गाड़ियाँ पकड़ लिए, कहा नहीं खबरदार। तो हमने कहा कि दूसरे रास्ते से हम निकल के हम कहीं चलो गाड़ी लेके आओ मोटरसाइकिल। ठीक है, तो मोटरसाइकिल से यहाँ तक आ गए। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये जो नया गठबंधन उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसका क्या रुख होने वाला है, ये बहुत क्लियर हो जाता है। ऑडियंस में से अगर कोई सवाल लेना चाहता हो तो जरूर ले सकते हैं। सर, मेरा नाम गौरव है। आपसे सवाल ये है कि आपने अभी बोला कि बेस्ड ऑन जिसकी जितनी संख्या बाहरी और उस पर जो है सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि कोई भी पार्टी योग्यता पे बात क्यों नहीं करती है? क्या आपके लिए योग्यता एक उससे संख्या से नीचे आने वाली चीज़ है, या फिर हमें योग्यता को बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें अपनी जिस हिसाब से लोगों की संख्या है उनकी जो योग्य है उसको नज़रअंदाज करते हुए काम करना चाहिए? कदर नहीं, इंसानों की पूजा होती है बेईमानों की। यहाँ जो ज्ञानवान है उनको अज्ञानी बनाया जाता है। जो वर्तमान जितनी भी सरकारें आई हैं, इन सरकारों की जो सोच है, हम तो साफ साफ कहते हैं जनगणना करा दो, जनगणना करा करके जातिवार आंकड़ा निकाल लो। और उसके बाद हम तो शुरू से कहते रहे, जिसको लोग मानने के लिए विवश हुए, मैंने कहा था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करो। हमने ये बात कहा था। क्यों कहा था? और आज योग्यता की बात आप कर रहे हैं। जो योग्य है, पिछड़े समाज में आप उठा के देखिए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए, जो योग्य है उसको छांट दिया गया। क्यों छांट दिया गया उसको? उसके पीछे आप नहीं गए, देख नहीं रहे क्या हो रहा है खेल। जो भी सरकारें आ रही हैं, वो सरकार अपने मनमाती, अपने हिसाब से वो सरकार नियुक्ति कर रही है। अभी उठा के चयन बोर्ड को देखिए, क्या हो रहा है उसमें। सारे लोग अयोग्य हैं। जितने भी महापुरुष पैदा हुए जी, जितने लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले को देखिए, सावित्रीबाई फूले को, ये योग्य लोग, इनको क्यों नहीं मानते लोग? इनको क्यों नहीं? क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है? क्या उन्होंने संविधान दिया, यही उनकी गलती है? उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को अधिकार दिया, यही उनकी गलती है? इस नाते उनका संविधान मूर्ति तोड़ी जाती है? ऐसा उनके साथ क्यों होता है? चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर साहब, आपकी बातों से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उठाए जाएंगे। आपकी तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से 3% राजभर वोट है यूपी में, 4 दर्जन से नहीं सर, ज्यादा सीटें हैं लगभग, आई थिंक, जिन पर प्रभाव माना जाता है। नहीं, अब मैं सीट गिना दूं, अगर कहिए तो जिला गिना दूं। चलिए, पूर्वांचल की हम बात कर रहे थे। पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव है। वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। और 20% मुस्लिम वोट बैंक। अब ये जो गठबंधन बन रहा है पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर चलने का, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद रावण और ओम प्रकाश राजभर इसमें साथ नजर आते हैं। और सबसे बड़ी खबर यही है कि ये गठबंधन अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना चाहता है इन चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस बेहद खास सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।